गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेकंड वीडियो ऑफ ग्रेविटेशन चैप्टर जो कि हमारी क्लास 9th का चैप्टर है। उसकी सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम स्मॉल जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कि हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, जो होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल लर्न अबाउट डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट एंड जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है उसको हम कैसे इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो पहले पढ़ा है उसको एक बार देख लेते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि कहता है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये जो फोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इससे हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमें कांस्टेंट मिलता है जी, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। इसको kg-2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर में होता है। अगर डिनोमिनेटर में नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में यही लिखना है तो अगर आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस दोनों तरीके हैं इसको लिखने के। चलिए अब हम स्मॉल जी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। स्मॉल जी क्या होता है, देखिए हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो फ्री फॉल कर रहा है, तो वो उसकी स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। किस रेट पे चेंज होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड उसकी वेलोसिटी इतना बढ़ेगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। अब ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन होना है। अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है? ये एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो हर सेकंड जो उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है, उसके पीछे हम स्क्वायर लगा देंगे तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बन जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको डिनोट किया जाता है जी से। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं भाई, ये कैसे हम निकालते हैं। देखो, हमने जी की वैल्यू निकालना है, तो जी की वैल्यू निकालने के लिए हमने जो हमारी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला F = g(m)(e)m/r²। ये m जो है ये है मास ऑफ अर्थ का मास, और m जो है हमने मान लिया है कि कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के ऊपर। ये अर्थ है, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई है, कोई बात नहीं, इसको ठीक करके बनाते हैं। कोशिश करते हैं ठीक से अर्थ बनाने की। कोई छोटा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। मिल गया। परफेक्ट अर्थ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एक सर्कल बना लेते हैं। मान लेते हैं ये अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को फॉल कराया है। इस अर्थ का मास है m e, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, और ये जो अर्थ है इसकी रेडियस मान लेते हैं r। अर्थ की रेडियस हो गई r। अब ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m। अब ये अर्थ की ग्रेविटी के वजह से क्या हो रहा है, इसके अंदर कुछ एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसको हम डिनोट कर रहे थे g से। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम लिखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमारा आ गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन हमारा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला है वो हो जाएगा m(e)m/r²। ये आ गई इक्वेशन 2। दोनों तरफ हमारा क्या है? फोर्स है, ठीक है। दोनों तरफ हमारा क्या है? फोर्स है, तो हम दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा m(g) इज इक्वल टू g(m)(e)m/r²। ठीक है, इस m से ये m गया, g की वैल्यू आ जाएगी हमारी g(m)(e)/r²। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन स्मॉल g का। ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, हमें
इसकी वैल्यू पता है, कैपिटल जी की क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ हमें ये पता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। अलावा जो हमारा रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6378 किलोमीटर होता है, लगभग 6400 किलोमीटर हम उसको ले लेते हैं। उसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब इन सभी की वैल्यूज को यहाँ पे पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा ये वैल्यू आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। अब ये जी की वैल्यू हमारी क्या है, ये जी की वैल्यू हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं जी और स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में जो रिलेशन है उसकी बात करते हैं। देखो स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया था। दिस इज आवर रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब इस जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच के जो स्मॉल जी और कैपिटल जी है उसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू होती है जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 में डेसिमल के पास 2 डिजिट ही ले रहा हूँ। 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इसके साथ ये बेनिफिट रहता है, ये इसको याद रखने का तरीका है कि इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। लेकिन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसकी वैल्यू जो है वो हर जगह वेरी करेगी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हर जगह वेरी करेगी। सन पे इसकी कुछ और वैल्यू होगी, मून पे कुछ और वैल्यू होगी, हर जगह इसकी वैल्यू अलग होगी। इसकी यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी-2, ऐसे भी इसको लिख देते हैं। जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको हम एक्सेलरेशन की यूनिट में ही लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। ठीक है, बिकॉज इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब एक क्वेश्चन है, दो स्टोन्स हैं जिनको जिसका मास है, मान लो एक का मास है 150 ग्राम और दूसरे का मास है 500 ग्राम। अब इनको सेम हाइट से जो है इनको गिराया जाता है, कौन सा स्टोन जो है वो पहले गिरेगा। अब गैलीलियो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि जो एक्सेलरेशन होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज का टुवर्ड्स अर्थ, वो उसके मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। मतलब ये दोनों जो है सेम टाइम पे गिरेंगे। अब इसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है, देखो इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे जो है हम यूनिवर्सल जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला उसको देखेंगे, और इसके अंदर जो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमने फाइंड आउट किया था, इसको इक्वेट करके जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हमने जो जी की वैल्यू आई थी हमारे g/m/e/r², वही ऐसे हमने इसकी वैल्यू निकाली है। दोनों जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे जब हमने फाइंड आउट किया, इसमें जो एक्सेलरेशन है उसमें कहीं भी ऑब्जेक्ट के मास का जो है रिलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे हमने एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी इससे। अभी तक ये क्वेश्चन क्या है वो समझ लो कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास 150 ग्राम है, एक का मास है 500 ग्राम। अब दोनों जो है हमने एक सेम हाइट से उसको ड्रॉप किया है, तो कौन सा पहले पहुंचेगा, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पे पहुंचेंगे, सेम टाइम पे दे विल रीच टुगेदर, सेम जो है चीज टाइम पे वो नीचे पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिपेंड नहीं करता मास के ऊपर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब इस चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे निकालेंगे वो देखो। हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है वो है Gme/m, और Gme m/r²। me जो है मास ऑफ अर्थ है, और हम जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है फिजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। जैसे हमने जी का फॉर्मूला निकाला था सेम, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट का मास है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट के मास का कोई लेना देना ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। तो भाई वो डिपेंड क्यों करेगा? अगर आप एक फेदर को
एक पंख होता है फेदर को और एक स्टोन को जिसका मास मान लो 100 kg है, दोनों को सेम टाइम पे फॉल कराओ। आइडियली दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे, लेकिन फेदर की शेप देखो, फेदर की शेप कुछ ऐसी होती है, तो उसके ऊपर जो नीचे से एयर ड्रैग लगा रही है, एयर क्या कर रही है, ड्रैग लगा रही है, जिसकी वजह से उसको लिफ्ट भी मिल रहा है और उसकी वजह से वो ऐसे झूलता 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 नीचे गिरेगा और जो आपका स्टोन होगा उसको गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस वजह से ये उसके गिरने का रीजन ये है, उसका देर से गिरने का रीजन ये है, उसका कहीं भी रिलेशन आपके एक्सेलरेशन से या आपके जो ऑब्जेक्ट के मास है उससे नहीं है। इन शॉर्ट आप ये समझिए कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी मास का हो वो सेम टाइम पे अर्थ पे गिरेगा। अगर दो स्टोन मान लो उनकी स्फेरिकल शेप है, अगर एक को मैं दोनों को सेम हाइट से मैं गिरा रहा हूं, एक का मास है 500 kg, एक का मास है 50 kg, तो दोनों सेम टाइम पे अर्थ पे गिरेंगे क्योंकि दोनों के मास का रिलेशन अर्थ की ग्रेविटी से नहीं है। अंडरस्टूड? अब आप, आई होप आपको ये जो चीज है वो क्लियर हो गई होगी। आगे डिस्कस करते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, इफ वी आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, तब क्या होगा? अभी तक हमने देखा कि ग्रेविटी के इफेक्ट में आके कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तब क्या होता है। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तब देखते हैं क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके पास है वेलोसिटी v, वेलोसिटी v उसकी हो जाएगी t सेकंड के बाद। तो भाई हमने फाइंड आउट किया जो वेलोसिटी v है वो हो जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें जो a की वैल्यू थी, a को हम हटा के अब g लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सारे चीजें अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रही है। अब मान लो t सेकंड में उसने ये हाइट अटेन कर ली, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन था, उसमें s की जगह अब हम हाइट को ले रहे हैं तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा। अब इन दोनों को रिलेशन बिटवीन u एंड t इज नॉट मेंशन, तो भाई हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा थर्ड इक्वेशन, वहां से हम निकाल देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। जो थर्ड इक्वेशन हमारा वो ऐसे बन जाएगा। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, हमारे 3 इक्वेशन जो है वो ऐसे बन जाएंगे हमारे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट पोजीशन मींस इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी भाई 0 है। पिछले वाले केस में क्या था, इनिशियल वेलोसिटी थी, हम एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी उसको हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया, टाइम लगा उसको, और उसने जो फाइनल वेलोसिटी अटेन की वो हो गई v, और उसकी हेल्प से हमने जो क्वेश्चन है उसको फाइंड आउट किया था। अब सेकंड केस देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो वो 0 है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, u तो हो गई 0, अब ये 80 की जगह gt हो जाएगा तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा हमारा। और सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, ut वाला पोर्शन हमारा जो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 0 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर बन जाएगा। और हमारा जो थर्ड रिलेशन बचेगा वो बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये आपको याद रखने हैं रिलेशंस। एक अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। अब एक ऑब्जेक्ट को हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ग्रेविटेशनल क्या हो जाएगी, ग्रेविटेशनल भाई 0 में, नेगेटिव में आ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u के साथ वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसको थ्रो कर रहे हैं, तो क्या होगा, पहले वाले केस में क्या हो रहा था हमारा, पहले वाले केस में वो अर्थ की तरफ आ रहा था इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव था। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हमारा जो अर्थ के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर काम कर रहा है तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में है। तो ये हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे रिलेशंस कुछ ऐसे आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज की। थर्ड जो है हमारा मास और वेट के बीच का डिफरेंस। अब दोनों को समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मास और वेट को समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बायन्सी है, ये सब समझेंगे। मास 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 एक मूवी भी है, उसकी बात नहीं करते, चलो यहाँ पे मास की बात करते हैं। मास, मीट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये मास मीट नहीं है, ये मास है भाई अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी चीज के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उसको हम कहते हैं उस बॉडी का मास। मास जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है,
अब इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसके अंदर डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अब मास को हम क्या करते हैं, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में और लिखते हैं उस किलोग्राम को केजी में। मास एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये जगह से जगह तक चेंज नहीं होता और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो नहीं हो सकता। अब वेट क्या है? अब मास जो है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट का m है और वो ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका जो वेट हो जाएगा दैट विल बिकम m इंटू जी। मतलब ऐसे समझो, वेट क्या है? वेट वो फोर्स है जिससे कोई भी प्लैनेट अपने ऊपर किसी भी चीज को खींचता है, अपनी ग्रेविटी के अंदर किसी भी चीज को खींचता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज समझी कि जो ये तो एक फोर्स है जो कि ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। मास क्या था? मास तो भाई सिर्फ एक कांस्टेंट था m। अब ये किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, मान लो आपका मास है कुछ और आपको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो जिस फोर्स से अर्थ आपको खींच रही है वो आपका वेट बन जाएगा। मान लो आपका वेट है 60, तो मतलब कि इसको अगर हम स्मॉल जी की वैल्यू को मान लेते हैं 10, तो आपका मास क्या हो जाएगा 6 kg। ऐसे समझो कि अर्थ क्या कर रही है, अर्थ जिस फोर्स से आपको अपनी तरफ खींच रही है वो आपका क्या है, वो वेट है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया, ए को हम जी ले रहे हैं, फोर्स क्या हो जाएगा m इंटू जी, तो आपका वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी। अब जैसे हमारे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ऐसे ही हमारे वेट की यूनिट भी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। और हमारा जो वेट है वो डिपेंड करेगा स्मॉल जी के ऊपर, स्मॉल जी के ऊपर वेट डिपेंड करेगा, और वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेट हमारा स्मॉल जी के ऊपर डिपेंड करता है, तो वेट जो है भाई हमारा हर एक प्लेनेट पे अलग अलग होगा। अगर मान लो आपका वेट अर्थ के ऊपर 100 kg है, तो आप मोटे नहीं हो, आप फैट नहीं हो, आप बस एक गलत प्लेनेट पे पैदा हुए हो। आपको दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा अपने वेट को कम करने के लिए। ये मजाक है, डोंट टेक इट सीरियसली। बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स, आपका जो वेट है वो डिपेंड करेगा आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो मास है वो बहुत ज्यादा है और आपको जो अर्थ है अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से खींच पा रही है। अब यहाँ पे मैं आपको रिलेट करके बढ़ाता हूँ इनर्शिया से। इनर्शिया में हमने समझा था कि इनर्शिया लार्जली डिपेंड्स अपॉन मास। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा होगा तो अर्थ भी उसको अपनी तरफ खींच रही होगी, इस वजह से उसको मूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसके ऊपर लगने वाला फोर्स अर्थ की तरफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अर्थ भी उसको अपनी तरफ खींचती रहेगी और उसको मूव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर मास मान लो 1 kg है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार 2-3 नंबर में पूछ लेता है। 1 kg वेट को 1 न्यूटन में एक्सप्रेस करो। 1 kg का मतलब है भाई, 1 kg वेट का मतलब है मास की बात कर रहा है, मास कितना है 1 kg है। उसको न्यूटन में एक्सप्रेस करने के लिए उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास 1 kg वेट का मतलब आ जाएगा 9.8 न्यूटन। देखो kg वेट WT, इसका मतलब हो गया आपका वेट। अगर सिर्फ kg में लिखा हो तो आपको क्या बन जाएगा, मास बन जाएगा। kg WT लिखा हो तो बन जाएगा वेट। सिंपली कंफ्यूजन दूर करने के लिए वेट को मेजर करते हैं न्यूटन में और मास को मेजर करते हैं kg में। अब से दुकान पे जाओगे किसी भी शॉप पे तो ये बोलना कि भाई हमें 1 न्यूटन आलू चाहिए। अब सब्जी वाला बोलेगा सर जी ये न्यूटन क्या होता है, तो उसको समझाना कि भाई आप जो जिस तरीके से फल बेच रहे हो या सब्जियां बेच रहे हो उसमें किलोग्राम नहीं, किलोग्राम मास की यूनिट है, और फिजिक्स में जो वेट है उसको हम मेजर करते हैं न्यूटन से। एक बार रिवाइज करते हैं और न्यूटन और जो मास और वेट है उसके बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। वेट को हम, जैसे मैंने अभी बात की, मास क्या होता है, मास जो है भाई एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बताता है हमें। वेट क्या होता है, वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि एक फोर्स होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ पे जो अर्थ की बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या होता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है उसको हम बोलेंगे उसका मास। ग्रेविटी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे मास वेट क्या हो जाएगा, जिस ऐसा फोर्स जिससे वेट जो अर्थ है अपनी तरफ हमको खींच रही है वो हमारा
वेट हो जाएगा। मास एक कांस्टेंट है, वेट जो है कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वेट की वैल्यू जगह से जगह तक चेंज होगी, मास की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। हम मास को मेजर कर सकते हैं बीम बैलेंस या पेन का यूज करके, और वेट को मेजर कर सकते हैं हम स्प्रिंग बैलेंस का यूज करके। मास डज नॉट चेंज इवन वैल्यू, अगर किसी भी जगह पर जी की वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी आपका मास जो है कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेट अगर 0 हो, अगर आपकी ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपका वेट भी जो है 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो जी की वैल्यू है वो कैसे कैसे चेंज करती है हर जगह वो समझेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम समझेंगे भाई कि देखो कल वाली क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, फिर थ्रस्ट एंड प्रेशर को समझेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझेंगे। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना